नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने आज टॉपिक करना है अंतर्निहित या समावेशन यौगिक। इससे पहले हम जो टॉपिक कर चुके हैं, लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो टॉपिक था वैन डर वाल इंटरेक्शंस। वैन डर वाल इंटरेक्शंस का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो आप करेंगे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वैन डर वाल इंटरेक्शंस आएंगी, उसके अंदर कंप्लीट वैन डर वाल इंटरेक्शंस हैं और बचा हुआ जो पार्ट होगा हम उसको वहां पर देखेंगे उसके साथ में। यहाँ पर देखिए, आज हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में, अंतर्निहित या समावेशन यौगिक के बारे में। अंतर्निहित या समावेशित यौगिक का मतलब होता है यौगिक के अंदर यौगिक होना। यौगिक के अंदर यौगिक होना अंतर्निहित या समावेशन यौगिक कहलाता है। यदि किसी यौगिक के जालक के छिद्रों में किसी अन्य पदार्थ के अणु इस प्रकार से फिट हो जाएं कि दोनों संयुक्त रूप से एक ही पदार्थ की भांति कार्य करें, लेकिन उनके मध्य ना तो किसी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो और ना ही कोई रासायनिक बंध बने, तो ऐसे यौगिकों को अंतर्निहित यौगिक कहा जाता है। ठीक है, मतलब दो प्रकार के पदार्थ हों, दो प्रकार के पदार्थ एक दूसरे में इस प्रकार से फिट हो जाएं, इस प्रकार से जुड़ जाएं कि वो एक ही पदार्थ की तरह कार्य करने लग जाएं और ना तो उनके बीच में कोई रासायनिक प्रकार की अभिक्रिया हो और ना ही कोई रासायनिक बंध हो, ऐसे यौगिकों को इंक्लूजन कंपाउंड या अंतर्निहित यौगिक कहा जाता है। इसमें जो मुख्य पदार्थ अर्थात जिसका क्रिस्टल जालक होता है उसे तो कहते हैं मेजबान या होस्ट, और जिस पदार्थ के गुण उसमें अंतर्निहित हो जाते हैं उसे कहते हैं मेहमान या गेस्ट। अंतर्निहित यौगिक प्रमुख रूप से दो प्रकार के हैं। इसमें मतलब दो प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है होस्ट मॉलिक्यूल, एक होता है गेस्ट मॉलिक्यूल। होस्ट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर गेस्ट मॉलिक्यूल जाएगा। अब देखो, ये दो प्रकार के होते हैं अंतर्निहित यौगिक। एक होता है वाहिका या नाल यौगिक, जिसको कैनाल कंपाउंड बोलते हैं, चैनल और कैनाल कंपाउंड, और एक क्लैथरेट होता है, उसको भी अभी आगे हम बात करेंगे। वाहिका या नाल यौगिक जिसको बोलते हैं चैनल और कैनाल कंपाउंड। इन यौगिकों में मेजबान अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनके मध्य एक लंबी वाहिका या नाली जैसा रिक्त स्थान आ जाता है। यदि ऐसा होते समय कोई लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक वहां उपलब्ध हो तो वह इस नाल में मेहमान के रूप में फिट हो जाता है और इस प्रकार वाहिका या नाल यौगिकों का निर्माण होता है। मतलब एग्जांपल के लिए देखिए, यहां पर A और यहां पर भी A, इन्होंने ये बीच में एक नाल का निर्माण कर लिया यहां। ठीक है, अब इसके बीच में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके बीच में आकर फिट हो जाएगा और ठीक है, तो ये वाहिका या नाल यौगिक हो जाएगा। अब इनकी वजह से, जिनकी वजह से देखो, जिनकी वजह से नाल का निर्माण हुआ है, मतलब ये वाले कंपाउंड और ये वाले कंपाउंड, इन कंपाउंड्स को तो क्या बोलते हैं, इन कंपाउंड को बोलते हैं होस्ट मॉलिक्यूल, और जो बीच वाला है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेस्ट मॉलिक्यूल। तो दो प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, एक गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए उदाहरणार्थ 6 से 7 कार्बन परमाणु युक्त एक सीधी श्रृंखला वाले एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड आदि की उपस्थिति में यूरिया का क्रिस्टलन करवाया जाए तो यूरिया के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर इस प्रकार से क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं कि उनके मध्य बनी नाल या वाहिका में N श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक फिट हो जाता है और इस प्रकार नाल यौगिकों का निर्माण होता है। ये गर्म करने पर अथवा जल में घोलने पर विघटित हो जाते हैं। देखिए, इस प्रक्रम द्वारा एल्केनों के एक मिश्रण से सीधी श्रृंखला वाले और शाखा युक्त श्रृंखला वाले एल्केनों को पृथक किया जा सकता है, क्योंकि इस नाल के अंदर केवल सीधी श्रृंखला वाले यौगिक ही आएंगे, शाखित प्रकार के यौगिक नहीं आएंगे। तो सीधी श्रृंखला वाले यौगिक तो इसके अंदर चले जाएंगे और शाखित को हम वहां पर बाहर निकाल देंगे। कुछ परिस्थितियों में थायोयूरिया के अणु भी इस प्रकार की नलिका बनाते हैं, लेकिन सल्फर जैसे बड़े कारण यह नलिका ज्यादा चौड़ी हो जाती है, जिसमें N एल्केनों के साथ शाखित एल्केन भी फंस जाते हैं और इससे हम इसका पृथक्करण नहीं कर सकते। मतलब यूरिया अगर बनाएगी तब तो हम एल्केन और जो दूसरा है उन दोनों का पृथक्करण कर सकते हैं, एल्केन मतलब एल्केन में सीधी और शाखित श्रृंखला वालों का, लेकिन जब थायोयूरिया बनाएगी तो उस कंडीशन में नहीं कर पाते, क्योंकि सल्फर के बड़े बड़े अणु होते हैं जिसके कारण उसकी नलिका बहुत चौड़ी हो जाएगी और वहां पर शाखित एल्केन भी फंस जाएंगे, जिससे कि हम उन दोनों को आसानी से पृथक
नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है CONH2, ये होती है यूरिया, C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2। यहां पर भी आगे क्या होगी, C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2। यहां पर भी आगे क्या होगी, C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2। अब देखो ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी, ठीक है, ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी, ये आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी और ये इस तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके आई होगी। तो इस तरीके से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसी प्रकार से नीचे वालों में भी यही होगा, C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर NH2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी इसी प्रकार से होगा कि जो इनके बीच में बॉन्ड है ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, फिर ये इस तरीके से बन जाएगा और फिर ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके बीच में ये जो है ये एक नाल का निर्माण हो गया, इस प्रकार से एक नाल का निर्माण हो गया, मतलब इसके बीच में एक जगह का निर्माण हो गया और इस जगह में क्या आ जाएगा, इस जगह में कोई एल्केन आ जाएगा सीधी श्रृंखला वाला। मान लीजिए आ गया CH3 CH2 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 CH3। तो अब देखिए यहां पर ये कंपाउंड तो क्या है, गैस्ट, ठीक है, ये तो गैस्ट मॉलिक्यूल है। और जब हम बात करते हैं इस कंपाउंड के बारे में, इसके बारे में, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, होस्ट मॉलिक्यूल है। तो ये यूरिया है। यूरिया आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़ी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़कर उन्होंने एक वाहिका या नाल का निर्माण किया। ये क्या है, नाल है, कैनाल है, चैनल है। इस प्रकार से एक वाहिका या नाल का निर्माण किया और वाहिका या नाल का निर्माण करके उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल आ गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन यौगिकों को बोलते हैं नाल यौगिक। अब देखो ना इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक बंध बनता है, ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केवल इसके बीच में ये फंस गए। तो इसी वजह से जो नाल यौगिक होते हैं, इन नाल यौगिकों में किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, मतलब यौगिक के अंदर ही एक यौगिक होता है और ये संयुक्त रूप से एक ही यौगिक के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्लैथरेट, दूसरे प्रकार के कंपाउंड होते हैं जिसे हम कहते हैं क्लैथरेट यौगिक। क्लैथरेट का सामान्य सा अर्थ होता है पिंजरा, क्लैथरेट का सामान्य सा अर्थ होता है पिंजरा, ठीक है। कैसे, देखिए इन यौगिकों में मेहमान अणु कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य, इन यौगिकों में जो मेहमान अणु हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य एक छोटा सा छिद्र रह जाता है और मेहमान अणु इसमें फिट हो जाएंगे। सामान्यतः ये मेहमान अणु छोटे आकार के होंगे और जालक के सूक्ष्म छिद्रों में आसानी से फिट हो जाएंगे। इन यौगिकों में मेजबान तथा मेहमान अणुओं के मध्य किसी प्रकार की कोई अंतरक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। ये महज तब बनते हैं जब मेजबान की क्रिस्टल संरचना बनते समय यहाँ पर मेहमान अणु उपलब्ध हों। उदाहरण क्विनॉल, ये क्विनॉल होता है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड एक क्विनॉल है, ठीक है। ये क्विनॉल इस क्विनॉल के साथ में और इस क्विनॉल के साथ में क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा इसने पूरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया। अब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के बाद इसमें गैप रह गया जिसके अंदर ऑर्गन फिट हो जाती है। उदाहरणार्थ क्विनॉल के संतृप्त जलीय विलयन में 10 से 40 वायुमंडलीय दाब पर यदि आर्गन, क्रिप्टॉन अथवा जिनॉन को घोला जाए और फिर इस विलयन को ठंडा किया जाए तो क्रिस्टलीय क्विनॉल क्लैथरेट यौगिक बनते हैं। क्विनॉल अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा परस्पर बंधकर पिंजरानुमा संरचना बना लेते हैं जिससे उनके मध्य छिद्र रह जाते हैं और इन्हीं छिद्रों में उत्कृष्ट गैस के अणु फंस जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपस में जुड़कर इन्होंने एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना ली जिसको पिंजरानुमा संरचना कहते हैं, क्लैथरेट कंपाउंड बना लिया। अब उसके अंदर ये आकर क्या है, जो मेहमान अणु है वो फंस जाएंगे। इन क्लैथरेट यौगिकों की सहायता से नियॉन गैस को ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन से पृथक किया जा सकता है। मतलब अगर हमारे पास ऑर्गन, उसके अलावा नियॉन, उसके अलावा जिनॉन और उसके अलावा ये हो तो इनसे इसको पृथक किया जा सकता है क्योंकि आकार छोटा होने के कारण यह गैस विस्तृत होकर निकल जाती है। अब क्योंकि होता क्या है कि जब हम चारों गैसों को यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर डालने से नियॉन का आकार बहुत छोटा है तो इस वजह से वो तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ऑर्गन यहाँ से नहीं निकल पाएगी, जिनॉन यहाँ से नहीं निकल पाएगी और क्रिप्टॉन यहाँ से नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी सहायता से, क्लैथरेट यौगिक की सहायता से इनको पृथक कर सकते हैं।
आकार छोटा होने के कारण यह गैस विस्तृत होकर निकल जाती है। इसके अतिरिक्त इन क्लैथराइड यौगिकों की सहायता से कई प्रकार के विकिरणों को उत्पन्न किया जाता है जो विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनके अतिरिक्त निकल साइनाइड अमोनिया संकुल, ये निकल साइनाइड अमोनिया संकुल है, अमोनिया संकुल NiCN की ट्वाइस NH3 की परतीय संरचना में बेंजीन के मेहमान अणु फंसकर बेंजीन क्लैथरेट यौगिक बना लेते हैं। निकल साइनाइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बेंजीन की उपस्थिति में क्रिस्टलीकरण करने से यह क्लैथरेट यौगिक NiCN की ट्वाइस NH3.C6H6 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का कंपाउंड जो है ये यहाँ पर बनता है, इस प्रकार का एक कंपाउंड बनता है क्लैथरेट यौगिक के निर्माण में। NiCN की ट्वाइस NH3 और C6H6 क्लैथरेट प्रकार का यौगिक बनेगा। तो यहाँ पर हमने दो प्रकार के अंतर्निहित यौगिकों के बारे में बात की। जो पहले प्रकार का अंतर्निहित यौगिक है उसको नाहिक वाहिका या नाल यौगिक कहते हैं, और जो दूसरे प्रकार का अंतर्निहित यौगिक है उसको क्लैथरेट यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवेश स्थानांतरण संकुल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के बारे में। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स या आवेश स्थानांतरण संकुल। कई बार कुछ इलेक्ट्रॉन धनी कार्बनिक अणु और इलेक्ट्रॉन न्यून अणु परस्पर 1:1 में संयोग करते हैं और ऐसे संकुलों का निर्माण करते हैं जिनका स्पेक्ट्रा इन दोनों के जोड़ के बराबर नहीं होता बल्कि और भी ज्यादा गहरे रंग का होता है। उदाहरणार्थ मेसिटिलीन में 3 CH3 समूह होते हैं, तो प्रबल प्लसआई प्रभाव के कारण बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन धनी बना देते हैं। तीनों के तीनों उस बेंजीन वलय को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे जिससे बेंजीन वलय इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। अब इनको हम डोनर एटम कहेंगे। यदि ऐसे अणु 1, 3, 5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन के संपर्क में आ जाएं तो आवेश स्थानांतरण संकुल बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर दे रखा है आवेश स्थानांतरण संकुल, कैसे देखिए, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन के -I प्रभाव के कारण ये तो होता है मेसिटिलीन, ये पूरा का पूरा मेसिटिलीन है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इसको दे दिए, सबके सब इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग के ऊपर आ रहे हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यून है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो डोनर हो जाएगा, ये एक्सेप्टर हो जाएगा। इसको डी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। अब होगा क्या, डोनर अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर को दे देगा और इसके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डोनर अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर को दे देगा और इससे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे कहते हैं आवेश स्थानांतरण संकुल D+A। अब देखो आवेश स्थानांतरण संकुल का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है 1,1 पिक्रेट संकुल। पहला एग्जाम्पल तो है ट्राइनाइट्रोबेंजीन और मेसिटिलीन की आपस में विक्रिया होना, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है 1,1 पिक्रेट संकुल का चमकीले नारंगी रंग का संकुल बनाना जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और पिक्री कमल के संयोग से बनता है। अब देखो, अब यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं कि आवेश स्थानांतरण संकुल दो प्रकार की संरचनाओं का अनुनादी संकर है, जिसमें एक प्रकार की संरचना ये है जो इलेक्ट्रॉन धनी या डी टाइप की डोनर टाइप की है, एक प्रकार की संरचना ये है जो इलेक्ट्रॉन न्यून या ग्राही या एक्सेप्टर टाइप की है। दो प्रकार की संरचनाओं का अनुनादी संकरण है। एक संरचना अबंदी ऐसी है जिसमें मेसिटिलीन की ऋणावेशित वलय और ट्राइनाइट्रोबेंजीन की धनावेशित वलय परस्पर वान डेर वाल्स बंध द्वारा जुड़ी हुई है, और दूसरी बंदी संरचना जिसमें डी के उच्चतम भरे हुए पाई कक्षकों से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहां पर चला जाएगा, ए के निम्नतम रिक्त पाई कक्षकों की ओर होता है और इससे एक नए बैंड की उत्पत्ति होती है जिसे आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहते हैं। हमेशा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा से, इसने अपना आवेश इसको देके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, हमेशा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा से नॉर्मल स्पेक्ट्रा की तुलना में गहरे रंग प्राप्त होते हैं। देखिए ऐसे कंपाउंड, इसको ज्यादातर हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता या जिसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो भी कलर प्रदर्शित करते हैं तो उनमें सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में, अनुनाद के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की परिघटना है रेजोनेंस।
रेजोनेंस को हम R से प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार का प्रभाव होता है, प्लस R और माइनस R, दो प्रकार के प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब इसी रेजोनेंस को एक और इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस M और माइनस M प्रकार का प्रभाव यहाँ पर भी पाया जाता है। देखिए, अब रेजोनेंस की अवधारणा आई कहां से? बहुत सारे यौगिक, ये भी पॉलिंग ने ही दी है, पॉलिंग ने संकरण की अवधारणा दी, पॉलिंग ने ही रेजोनेंस की अवधारणा दी। कुछ यौगिक अथवा आयन ऐसे होते हैं जिन्हें केवल एक संयोजकता सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन को हम एक तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब कार्बोनेट आयन होता क्या है? देखिए, कार्बोनेट आयन होता है CO3-2, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। अब जब हम कार्बोनेट आयन के बारे में बात करेंगे तो कार्बोनेट आयन में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर मैं ऐसे कार्बन को फिट कर दूं और इसके ऊपर यहां पर एक ऑक्सीजन को लगा दूं, यहां पर एक ऑक्सीजन को, यहां पर एक ऑक्सीजन को, तो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हो गया, इसकी एक संरचना में नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पर आ रहा है जो नीचे वाली है। अब क्योंकि इसमें तीनों की तीनों ऑक्सीजन एक ही जैसी हैं, इसकी वजह से हम कभी ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव चार्ज केवल इन दोनों पर ही आएगा या डबल बॉन्ड केवल इसी ऑक्सीजन पर ही आएगा। डबल बॉन्ड तो यहां पर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड तो यहां पर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम केवल इसी संरचना से, केवल इस एक संरचना से हम कार्बोनेट की सभी चीजों को नहीं समझा सकते, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहां पर आया तो यहां पर भी तो आ सकता है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। अगर नेगेटिव चार्ज यहां पर आया तो यहां पर भी आ सकता है, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। और अगर नेगेटिव चार्ज यहां पर आया तो इधर भी आ सकता है या इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो इसका मतलब इसकी 3 संरचनाएं बनेंगी। इसकी कितनी संरचनाएं बनेगी? 3 संरचनाएं बनेगी। और वो 3 संरचनाएं कैसे होंगी? उसी को हम अनुनाद कहते हैं। मतलब जब हम किसी एक संरचना के द्वारा किसी चीज को ना दर्शा पाए तो उसकी एक से ज्यादा संरचनाएं बनती हैं, उसी को हम अनुनाद कहते हैं। और इसकी 3 संरचनाएं देखो कौन सी बनेगी। एक संरचना तो यही बना लेते हैं जो अभी हमने बात की है, यही एक संरचना तो इसकी यही बन जाएगी, C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, यहां पर O, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अब यहां से एक इसकी अनुनादी संरचना इस प्रकार से बन जाएगी, यहां इसके ऊपर नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड O और यहां इसके ऊपर नेगेटिव। और एक अनुनादी संरचना इस प्रकार की भी तो हो सकती है कि यहां इसके ऊपर नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां इसके ऊपर नेगेटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी सभी पर घूम रहा है, नेगेटिव यहां पर, उसके बाद में सबसे पहले डबल बॉन्ड इस पर, फिर डबल बॉन्ड इस पर, फिर डबल बॉन्ड इस पर। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड भी रोटेट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज भी सभी पर आ रहा है। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज इन दोनों पर, उसके बाद नेगेटिव चार्ज इन दोनों पर और उसके बाद नेगेटिव चार्ज इन दोनों पर। मतलब प्रत्येक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, प्रत्येक ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा और इस तरीके से हम इसकी संपूर्ण संरचना की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल इसी संरचना से इसको बताना चाहें तो ये इनके साथ अन्याय हो जाएगा। कैसे भाई? अगर नेगेटिव इसके ऊपर है तो इसके ऊपर भी तो जा सकता है, सारे एक जैसे हैं। तो जब इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई तब साइंटिस्ट के द्वारा यह सोचा गया कि हो सकता है कि इनके एक से ज्यादा प्रकार की संरचनाएं हों और ये जो एक से ज्यादा प्रकार की संरचनाएं हैं इन्हीं को समझाने के लिए पॉलिंग द्वारा, इन्हीं को समझाने के लिए पॉलिंग द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया जिसे हम अनुनाद कहते हैं। अनुनाद एक हाइपोथेटिकल प्रकार की चीज है, काल्पनिक प्रकार की अवधारणा है जो कि किसी के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए, संरचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपनाई जाती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाए। तो देखिए यहाँ पर वापस कुछ यौगिक अथवा आयन ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक संयोजकता बंध सूत्र द्वारा, मतलब एक ही प्रकार से, इस प्रकार से एक संयोजकता बंध सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बोनेट आयन। इस संरचना में, अब ये इसकी संरचना ये हो सकती है, लेकिन इस संरचना में एक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ द्विबंध बना रहा है, जबकि शेष 2 एकल बंध द्वारा कार्बन से जुड़े हुए हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में यह होता है कि कार्बोनेट आयन के तीनों ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे के बिल्कुल समान है। जब ये देखा गया तो पता चला कि तीनों एक दूसरे के बिल्कुल समान है और इसमें जो बंध कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर यह भी है कि सारों ने एक एक इलेक्ट्रॉन तो एक एक बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन उसके अलावा जो अगला था वो कहां पर गया, तो उसको इस प्रकार से समझाया गया कि ये इस प्रकार से एक संरचना इसकी हो सकती है, एक संरचना इस प्रकार की हो सकती है, एक संरचना इस प्रकार की हो सकती है। डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए,
इन तीन संरचनाओं का यह अर्थ नहीं है, इन तीन संरचनाओं का यह अर्थ नहीं है कि इन तीनों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। इन तीनों का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होती रहती हैं, इसीलिए इसको डबल हेडेड एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कार्बोनेट की वास्तविक संरचना तो इनमें से कोई नहीं है, कार्बोनेट की वास्तविक संरचना तो इनमें से कोई नहीं है, जबकि जो उसकी वास्तविक संरचना है उसे उसका अनुनादी संकर कहा जाता है, और वो होती है ये। कार्बोनेट की वास्तविक संरचना ये होती है जिसे उसका अनुनादी संकर कहा जाता है, जिसको मैं यहां पर बना देता हूं। ये इसकी वास्तविक संरचना है COO। इसके ऊपर देखो सभी जगह पर डबल बॉन्ड पाए जाने की प्रायिकता है, तो डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस के। ठीक है, तो ये इसकी वास्तविक संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुनादी संकर। अर्थात इसकी वास्तविक संरचना क्या है, इसका अनुनादी संकर है। अनुनादी संकर अथवा अणु की वास्तविक संरचना की ऊर्जा का मान उसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था कहा जाता है। तीनों में इसका योगदान होगा, वास्तविक में से कोई है ही नहीं। तो अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, निम्नतम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना की परिकलित संभवन ऊष्मा, मतलब वो बनेगी उस टाइम पर उसकी कितनी ऊष्मा होगी, और प्रेक्षित संभवन ऊष्मा, इन दोनों का अंतर जो होता है उसे अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है CO2। अब देखिए यहां पर ये समित प्रकार की संरचनाएं हैं, लेकिन ये असमित प्रकार की संरचनाओं में बदलेंगी कैसे। ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाए, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। परफेक्ट संरचना में फर्स्ट संरचना सम्मित और अधिक स्थायी है, जबकि सेकंड और थर्ड जो होते हैं वो अस्थायी प्रकार के हैं। संरचना में दो CO बंध और कीटोनों में CO बंध की बंध ऊर्जा का मान 173 किलो कैलोरी होता है, अतः जो इसकी संभवन ऊष्मा है उसका मान 346 होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इसके लिए मान जो है 383 किलो कैलोरी प्रति मोल आता है। तो इसका मतलब ये वाली संरचना इसकी वास्तविक संरचना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वास्तविक संरचना कोई और होगी, और उसे हम उसका अनुनादी संरचना संकर कहते हैं। तो उसके लिए हम एनर्जी डायग्राम किस प्रकार से बना सकते हैं वो देखिए। CO2 की अनुनादी ऊर्जा को दर्शाने वाला एनर्जी डायग्राम जो है उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए ये एक संरचना जिसमें डबल बॉन्ड इस तरफ इस कार्बन के, ये एक दूसरी संरचना, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक अनुनादी संकर आएगा जिसमें पॉजिटिव होने की संभावना भी दोनों तरफ होगी, नेगेटिव होने की संभावना भी दोनों तरफ होगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं कि जब कोई एक संयोजकता बंध संरचना सूत्र यौगिकों के समस्त गुणों की व्याख्या करने में असफल हो और उसकी वास्तविक संरचना कोई मिश्रित रूप हो, तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं, और उन सभी संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। जब कोई एक संयोजकता बंध संरचना सूत्र, मतलब जिसमें एक ही बंध है, वो संरचना सूत्र या जो एक तरीके से दर्शा सकता है वो संरचना सूत्र उस पदार्थ के समस्त गुणों की व्याख्या ना कर सकता हो, और उसकी जो वास्तविक संरचना है उसमें पाई जाने वाली सभी संरचनाओं का मिश्रित रूप हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं, और इस परिघटना को अनुनाद कहते हैं। ठीक है, अनुनादी ऊर्जा क्या है, किसी भी निम्नतम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना और अनुनादी संकर के बीच का जो ऊर्जा अंतर है उसको अनुनादी ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें एग्जांपल्स हैं कुछ अनुनादी ऊर्जा के। जैसे बेंजीन के अंदर हम एग्जांपल के बारे में बात करें, उसके बाद में हम बात करेंगे पिरिडीन के अंदर किस प्रकार से अनुनाद होता है। बेंजीन की एक तो कैकुले संरचनाएं हैं, मतलब ये कैकुले संरचनाएं इसकी सबसे मुख्य प्रकार की संरचनाएं होती हैं। कैकुले संरचना इस प्रकार से है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, जैसे आगे आया हुआ है। व्यवहार संरचना इस प्रकार से होती है कि डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है एक बीच में, और एक इस तरीके से, और एक इस तरीके से डबल बॉन्ड, ये आयनिक संरचना। इसकी बंध लंबाई का मान, इसकी जो बंध लंबाई है इसका मान आता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो सीसी एकल बंध जो होता है उसका मान होता है 1.54, और सीसी जो द्विबंध होता है उसका मान होता है 1.34, और इसका मान आता है 1.39। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का औसत मान है। तो इसमें क्या प्रथम दो कैकुले संरचनाओं का योगदान होगा। आगे हम पिरिडीन के बारे में बात करते हैं। पिरिडीन में भी इसी प्रकार से होता है। देखो पिरिडीन में एक ये विषम चक्रीय प्रकार का यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन एक्स्ट्रा लगा रहता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं इसमें बन जाएंगी, 5 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बन गई। तो इस प्रकार से
ये सारे के सारे एक दूसरे को स्थायी करने का प्रयास कर रही हैं। उसके बाद है कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट होता है RC डबल बॉन्ड O माइनस। कार्बोक्सिलिक अम्ल में CO और COH बंध लंबाई के मान लगभग समान होते हैं, लगभग भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनके ऋणायन में दोनों के मान समान होते हैं, मतलब इसके अंदर इसके मान समान होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संरचना जो है वो एक ही संरचना है या अनुनादी संरचनाएं हैं। देखो इस प्रकार से ये और ये आपस में अनुनादी संरचनाएं हैं जिसमें केवल डबल बॉन्ड बदला है, ऊपर वाले में डबल बॉन्ड ऊपर है और यहाँ पर नीचे होगा तो नेगेटिव बदल जाएगा। तो इसका अनुनादी समकार इस तरीके से, अर्थात डबल बॉन्ड की संभावना जितनी ऊपर वाली ऑक्सीजन के पास में है उतनी ही संभावना नीचे वाली ऑक्सीजन के पास में भी होगी और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं बिना बंध का अनुनाद, बिना बंध का अनुनाद, रेजोनेंस विदाउट बॉन्ड। CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न अनुनाद को अति संयुग्मन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति एल्किल बेंजीनों की क्रियाशीलता, एल्किल बेंजीन जो होते हैं मतलब बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप लगा हो उसकी क्रियाशीलता की व्याख्या करने के लिए हुई है। हम जानते हैं एल्किल समूह का बेंजीन वलय पर हमेशा +I प्रभाव पड़ेगा। एल्किल समूहों के बढ़ते हुए +I प्रभाव का क्रम क्या होता है, देखिए CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH3 और ये मतलब जितने ज्यादा एल्किल समूह आएंगे, ये मेथिल फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, जितने ज्यादा मेथिल समूह आएंगे उतना ही उसका +I प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो उस प्रकार से इसका +I प्रभाव का ये है। इसके बाद आगे देखो, और इसी प्रकार अगर बेंजीन के बारे में हम बात करें तो टोलुइन पर 8CH3 है तो इसमें +I कम होगा, इसके अलावा इस पर ज्यादा, इस पर ज्यादा और इस पर ज्यादा। किंतु प्रायोगिक तथ्यों से यह ज्ञात हुआ कि एल्किल बेंजीनों की क्रियाशीलता क्रम इसके बिल्कुल विपरीत होता है, मतलब होना तो ये चाहिए था लेकिन इसके विपरीत होता है। अब इसकी व्याख्या करने के लिए एक और टर्म को लाया गया जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब इसके अनुसार किसी व्यवस्था के कॉन्जुगेशन में यदि कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो वह अपने बंध इलेक्ट्रॉन को देकर अणु में अनुनाद उत्पन्न करता है। ये इसके साथ जुड़ा है अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन और इसके साथ जुड़े हुए सारे के सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। बेंजीन वलय से जुड़े हुए एल्किल समूह के अल्फा कार्बन परमाणु पर यदि एक हाइड्रोजन परमाणु हो तो एल्किल बेंजीन में एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो निम्न प्रकार से 3 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। कैसे, देखो इसके साथ में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इसने यहां से बाहर निकल गया, अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देकर यहां से बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद इसमें अनुनाद होना प्रारंभ हो गया। अब ये वाला भी निकल सकता है, ये वाला भी निकल सकता है, तो टोटल इसमें 3 अनुनादी संरचनाएं बनेगी और इस प्रकार से बढ़ती रहेंगी। इन संरचनाओं में धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु बिना किसी बंध के साथ अणु के संबंध अवस्था में है। देखो ये पॉजिटिव है लेकिन इसके साथ में जुड़ा हुआ, बाहर नहीं गया कहीं, लेकिन इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन अनुनाद भी हो रहा है, तो इस वजह से इसको अबंधी अनुनाद या नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस कहते हैं। अब यहाँ 1 से 3 बनती हैं, 2 से कितनी बनेगी, 1 से 3 बनती है, 1 2 3, और 2 से कितनी बनेगी 6 और 3 से कितनी बन जाएंगी 9। तो इसका मतलब अगर 3 हाइड्रोजन परमाणु हो तो 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो तो 9 प्रकार की जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है, अति संयुग्मन से बेंजीन वलय पर केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ तो यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर ज्यादा हो सकती है, इधर ज्यादा हो सकती है, इधर ज्यादा हो सकती है, मतलब इधर होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी और यहाँ पर ज्यादा होगी। 3 स्थितियों में यहाँ ज्यादा हो सकती है, यहाँ ज्यादा हो सकती है, यहाँ ज्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब आने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। तो इसका मतलब अति संयुग्मन आने वाले ग्रुप के लिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रकार का संबंध प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 ही अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो संयुग्मन की मात्रा जिस प्रकार से कम होगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा संयुग्मन है, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर सबसे कम। तो संयुग्मन की मात्रा जितनी कम हो जाएगी उतनी ही उसकी क्रियाशीलता भी घटती जाएगी। इसके आधार पर हम समझा सकते हैं कि टोलुइन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है और जो 3 डिग्री युक्त बेंजीन है वो सबसे कम क्रियाशील प्रकार की होती है। ठीक है, अब यहां पर अति संयुग्मन के आधार पर बता रखा है। देखिए टोलुइन जो है +I प्रभाव, टोलुइन में
3 हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव तो इसका कम है, लेकिन अतिसंयुग्मन सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। यहां पर केवल अतिसंयुग्मन के लिए केवल 2 ही हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है? बेंजीन वलय के साथ में जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसके अलावा अल्फा नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर तो 3 अल्फा है, यहाँ पर 2 अल्फा है, यहाँ पर कितने हैं? 1 ही अल्फा और यहाँ पर 0 अल्फा है। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल यहाँ पर प्लस आई प्रभाव भी है, उच्च अतिसंयुग्मन भी है, यहाँ पर प्लस आई प्रभाव है, कम अतिसंयुग्मन है, यहाँ पर प्लस आई प्रभाव है और कम अतिसंयुग्मन है, और यहाँ पर अतिसंयुग्मन है ही नहीं, केवल प्लस आई प्रभाव है। तो यहाँ पर दोनों प्रभाव लग रहे हैं, इस वजह से ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? क्रियाशील प्रकार का। लेकिन अगर हम अकेले प्लस आई के हिसाब से देखते तो सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होना चाहिए था, क्योंकि अब जब आंकड़े देखे गए, जब प्रैक्टिकली देखा गया तो सबसे ज्यादा क्रियाशील ये है। उसको समझाने के लिए अतिसंयुग्मन का कंसेप्ट आया कि यहाँ पर प्लस आई तो लग ही रहा है, CH3 का प्लस आई लगा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई प्रभाव भी लग रहा है। इस वजह से ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। तो आज हमने बात की अतिसंयुग्मन के बारे में, अनुनाद के बारे में, अनुनादी ऊर्जा के बारे में, अनुनादी संकर के बारे में। उसके अलावा हमने बात की जो इंक्लूजन कंपाउंड होते हैं, अंतर्निहित यौगिक होते हैं, उनके बारे में। अंतर्निहित यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नाल या वाहिका यौगिक और एक यौगिक होते हैं क्लैथरेट। नाल में आपस में मिलकर वो एक नाल का निर्माण करते हैं, जिसमें दूसरा होस्ट जो मॉलिक्यूल है, गेस्ट मॉलिक्यूल है, वो आकर फंस जाएगा, और जो क्लैथरेट होते हैं उसमें मिलकर एक पिंजरे का निर्माण करते हैं, जिसमें कोई गैस के पार्टिकल आकर फंस जाते हैं। अनुनाद पॉलिंग द्वारा दिया गया, वो केवल उन्हीं के लिए काम में आता है जिनकी संरचना को हम किसी एक संरचना सूत्र द्वारा नहीं समझा सकते, एक से अधिक द्वारा समझाने की आवश्यकता हो, तो उसके लिए पॉलिंग द्वारा एक अनुनाद का कंसेप्ट दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। अनुनाद हमने बेंजीन के अंदर देखा, अनुनाद हमने पेरिडीन के अंदर देखा, किस प्रकार से होता है, स्थायित्व में वृद्धि करने का काम करता है। उसके बाद अतिसंयुग्मन, जिसे बिना बंध का अनुनाद कहते हैं, जो कि एल्किल बेंजीनों की क्रियाशीलता की व्याख्या के लिए काम में आता है, और इसी वजह से टोलुइन की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें अतिसंयुग्मन के साथ साथ प्लस आई प्रभाव भी पाया जाता है। तो आज हमने इसके बारे में बात की। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जो बात करेंगे वो एरोमेटिकता के बारे में बात करेंगे। अब अतिसंयुग्मन के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोकेटाइन के स्थायित्व की भी व्याख्या कर सकते हैं, फ्री रेडिकल के स्थायित्व की भी व्याख्या कर सकते हैं। तो इन सभी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर कर सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में बंध नहीं होता, एक बंध अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा और खुद पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उसके साथ में संबंधित रहेगा। इस वजह से अल्फा हाइड्रोजन जो होता है उसकी वजह से जो होगा उसको हम अतिसंयुग्मन कहेंगे और स्थायित्व में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर ये एरोमेटिक था, ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।